1990 का साल गुजरात से निकली एक रथ यात्रा जिसे बिहार होते हुए अयोध्या पहुंचना था, उसे मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने समस्तीपुर में ही रुकवा दिया। यात्रा के नेता और उस समय हिंदुत्व की राजनीति के पोस्टर बॉय लाल कृष्ण आडवाणी को लालू यादव ने गिरफ्तार करवा दिया। क्यों? इस क्यों के कुल दो जवाब हैं। पहला कि लालू समाज को धार्मिक बंटवारे से बचाना चाहते थे, और दूसरा कि उनके मुस्लिम यादव वोट बैंक पर खतरा मंडरा रहा था। कौन सा कारण सही है? लालू ने आडवाणी की यात्रा क्यों रुकवा दी थी? कैसे दो बार गिरफ्तारी की योजना फेल होने के बाद तीसरी बार बिछाया गया था लाल कृष्ण आडवाणी के लिए जाल? कौन थे वे दो अधिकारी जिन्हें लालू ने दी थी जिम्मेवारी? आडवाणी जिस गेस्ट हाउस में रुके थे वहां रात के 2 बजे पत्रकार बनकर किसने किया था फोन? और कैसे कार्यक्रम के ठीक पहले गिरफ्तार कर हेलीकॉप्टर से दुमका भेजे गए थे लाल कृष्ण आडवाणी? इन सभी सवालों से आज हम उठाएंगे पर्दा और बताएंगे आपको बिहार की धरती पर लाल कृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी की पूरी कहानी। नमस्कार, हमारा नाम आकाश आनंद है और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार झारखंड की राजनीतिक घटनाक्रमों का सबसे सटीक, सबसे विस्तृत विश्लेषणात्मक कार्यक्रम जिसका नाम है सियासी कहानियां। 1980 के दशक के अंत तक भारत की राजनीति में सामाजिक न्याय और धार्मिक पहचान के मुद्दे एक साथ उभरने शुरू हुए थे। 1989 में वीपी सिंह की अगुवाई वाली जनता दल की सरकार बनी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और वामपंथी दलों का बाहर से समर्थन था। वीपी सिंह ने अगस्त 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा कर दी, जिसके तहत अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई। इस फैसले ने सामाजिक ढांचे को हिलाकर रख दिया। सामाजिक ध्रुवीकरण तेज हुआ और बीजेपी को एक और मौका मिला कि वो हिंदुत्व की राजनीति को कमंडल के रूप में सामने लाकर मंडल की राजनीति का जवाब देने की रणनीति बनाए। यहां तक की कहानी हमने आपको पिछले वीडियो में बताई थी। मंडल आयोग का विश्लेषण आप वहां जाकर देख सकते हैं। लेकिन यहीं से भारत में और बिहार में भाजपा ने अपने को पूरी तरह हिंदुत्व की राजनीति का चोला उठा लिया। अब तक भारतीय जनता पार्टी भारतीय राजनीति में सीमित प्रभाव वाली पार्टी थी। अपने विस्तार के लिए तब के भाजपा नेताओं ने राम जन्मभूमि आंदोलन के मुद्दे को अपना मुख्य हथियार बनाया। 1980 के दशक से विश्व हिंदू परिषद अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए आंदोलन चला रही थी और 1989 में पालमपुर अधिवेशन में बीजेपी ने इसे अपने आधिकारिक एजेंडे में शामिल कर लिया। मंडल आयोग के लागू होने के बाद बीजेपी ने वीपी सिंह की सरकार से समर्थन वापस ले लिया, क्योंकि उसे लगा कि मंडल की राजनीति ने हिंदू समाज को जातियों में बांट दिया है, विभक्त कर दिया है। इसके जवाब में बीजेपी ने हिंदुओं को एकजुट करने के लिए राम मंदिर को केंद्र में रखकर कमंडल की राजनीति शुरू की। इस राजनीति का सबसे बड़ा प्रतीक बनी लाल कृष्ण आडवाणी की राम रथ यात्रा। राम रथ यात्रा की घोषणा 1990 में की गई। इसका उद्देश्य अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवादित स्थल पर राम मंदिर निर्माण के लिए जन समर्थन जुटाना था। यह यात्रा 25 सितंबर 1990 को गुजरात के सोमनाथ मंदिर से शुरू हुई और 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या पहुंचने वाली थी। यह रथ यात्रा देश के कई राज्यों से होकर गुजरने वाली थी, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और बिहार जैसे प्रमुख राज्य शामिल थे। यह एक मिनी बस को रथ का रूप देकर तैयार की गई थी, जिसे भगवान राम के प्रतीकों से सजाया गया था। यात्रा के प्रबंधन की जिम्मेदारी उस समय के युवा नेता और आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपी गई थी, जो राष्ट्रीय मीडिया से बात करने और संगठनात्मक कार्यों में माहिर बताए जाते थे। 1990 में बिहार की राजनीति अपने चरम पर थी। लालू प्रसाद यादव, जो उस समय जनता दल के नेता और बिहार के ताकतवर मुख्यमंत्री थे, मंडल आयोग के समर्थन में मजबूती से खड़े हुए थे। उनके लिए यह न केवल सामाजिक न्याय का मुद्दा था, बल्कि यह उनके यादव और अन्य पिछड़ा वर्ग वोट बैंक को मजबूत करने का अवसर भी था। इसके साथ ही लालू अल्पसंख्यक समुदाय, खासकर मुस्लिमों के बीच अपनी छवि को और मजबूत करना चाहते थे। बिहार उस समय सामाजिक और सांप्रदायिक तनावों से जूझ रहा था। 1989 के भागलपुर दंगों ने पहले ही राज्य की सांप्रदायिक स्थिति को नाजुक बना दिया था और लालू किसी भी कीमत पर सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ने नहीं देना चाहते थे। राम रथ यात्रा जब बिहार में प्रवेश करने ही वाली थी, तब लालू ने इसे रोकने का फैसला किया।
उनके लिए यह फैसला दो कारणों से बेहद महत्वपूर्ण था। पहला, वो इसे सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाली यात्रा मानते थे, क्योंकि यात्रा के रास्ते में कई जगहों पर सांप्रदायिक तनाव और दंगे भड़क चुके थे। दूसरा, यह उनके लिए एक राजनीतिक अवसर था जिसके जरिए वो अपने यादव मुस्लिम गठजोड़ को और मजबूत कर सकते थे। लालू ने 21 अक्टूबर 1990 को पटना के गांधी मैदान में एक सांप्रदायिकता विरोधी रैली आयोजित की, जिसमें उन्होंने कहा कि कृष्ण के इतिहास को दबाने के लिए ही आडवाणी राम को सामने ला रहे हैं। यह बयान उनके यादव समुदाय को एकजुट करने और हिंदुत्व की राजनीति का जवाब देने की उनकी रणनीति का एक प्रमुख हिस्सा था। आडवाणी का रथ बिहार की तरफ बढ़ रहा था। रथ के साथ हजारों की संख्या में समर्थक और कार्यकर्ता थे। यह एक धार्मिक उत्सव की तरह था। लालू जब बिहार के कद्दावर नेता हो चुके थे, अपना लोहा मनवा चुके थे, राजनीति के धुरंधर हो चुके थे, उन्होंने आडवाणी को गिरफ्तार करने की योजना तैयार की। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। आडवाणी की यात्रा के साथ भारी भीड़ थी और उनके गिरफ्तारी से बवाल होने की आशंका थी। शुरू में योजना थी कि सासाराम के पास आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन यह योजना लीक हो गई। फिर धनबाद में गिरफ्तारी का प्लान बना, लेकिन वहां अधिकारियों के बीच मतभेद के कारण यह भी विफल हो गया। आखिरकार 22 अक्टूबर 1990 को रथ यात्रा समस्तीपुर पहुंची। उस रात आडवाणी समस्तीपुर के सर्किट हाउस में रुके थे। लालू ने यहां बहुत गजब का दिमाग लगाया। रात करीब 2 बजे उन्होंने खुद पत्रकार बनकर सर्किट हाउस में फोन किया ताकि अब पता लगाया जा सके कि आडवाणी के साथ कितने समर्थक हैं। फोन पर आडवाणी के सहयोगी ने बताया कि वह सो रहे हैं और समर्थक जाग चुके हैं। यह लालू के लिए सबसे सही मौका था। रात में कुछ नहीं हुआ, लेकिन 23 अक्टूबर 1990 की सुबह समस्तीपुर के पटेल मैदान में जनसभा से पहले तत्कालीन डीएम आर.के. सिंह और डीआईजी रामेश्वर उरांव ने लालू के आदेश पर आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया और आडवाणी को तुरंत दुमका के मसान जोर में नजरबंद कर दिया गया। इस दौरान पूरे समस्तीपुर में हाई अलर्ट था और फोन सेवाएं ठप कर दी गई थी ताकि कोई बवाल ना हो। लोग सभा में आडवाणी का इंतजार करते रहे और आडवाणी तो गिरफ्तार किए जा चुके थे, नजरबंद किए जा चुके थे। यात्रा का नेता गायब हो चुका था। लालू के इस कदम ने उन्हें अल्पसंख्यकों और सामाजिक न्याय के समर्थकों के बीच हीरो बना दिया, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं में इस कारण भारी आक्रोश पैदा हुआ। आडवाणी की गिरफ्तारी ने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया। बीजेपी ने तत्कालीन वीपी सिंह सरकार से अपना समर्थन वापस लिया, जिसके कारण वीपी सिंह की सरकार गिर गई। आडवाणी की गिरफ्तारी ने बीजेपी को जनता की सहानुभूति दिलाई और 1991 के आम चुनाव में पार्टी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी ने पहली बार कल्याण सिंह की अगुवाई में सरकार बनाई। हालांकि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद बीजेपी की सरकार गिर गई और आडवाणी सहित कई नेताओं को इस मामले में अभियुक्त बनाया गया। लालू संसद में भी मजाकिया लहजे में इस बात का जिक्र करते हुए पाए गए कि जब उन्होंने आडवाणी जी को गिरफ्तार किया था तो हेलीकॉप्टर से भिजवाया था, उनका ख्याल रखा गया और उनकी गरिमा में कोई कमी नहीं होने दी। लाल कृष्ण आडवाणी ने इसके बाद भी कई रथ यात्रा निकाली, जैसे जनादेश यात्रा, स्वर्ण जयंती यात्रा और भारत उदय यात्रा, लेकिन 1990 की राम रथ यात्रा ने उनकी और बीजेपी की छवि को हिंदुत्व के झंडा बरदार के रूप में स्थापित कर दिया। इस यात्रा ने न केवल बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत किया, बल्कि हिंदू राष्ट्रवाद को जन जन तक पहुंचाने में भी अहम भूमिका निभाई। दूसरी ओर लालू की इस कार्रवाई ने उन्हें बिहार में एक मजबूत नेता के रूप में स्थापित कर दिया था। उनकी छवि एक ऐसे मुख्यमंत्री की बनी जो सांप्रदायिकता के खिलाफ बिना डरे खड़ा हो सकता है। बिहार सहित पूरे देश में यह वाकया आज भी संदर्भ के साथ याद किया जाता है, क्योंकि यह वो घड़ी थी जब दो राजनीतिक विचारधाराओं का जन्म हो रहा था। कम से कम उत्तर भारत की राजनीति आज भी इन्हीं दो विचारों के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन समय का फेर देखिए कि न लाल कृष्ण आडवाणी कभी देश के प्रधानमंत्री बन पाए और न ही लालू प्रसाद यादव, जबकि दोनों के दिल में प्रधानमंत्री बनने की इच्छा थी। आडवाणी तो अब राजनीति में सक्रिय नहीं है, बिल्कुल ढलान पर है, और उम्र की ढलान पर लालू सक्रिय राजनीति से कतई दूर हो चुके हैं। ये कहानियां बताती हैं कि बिहार शुरू से ही राजनीतिक दांव का अखाड़ा रहा है। यहां ऐसी इबारतें लिखी गई हों जो आज भी देश की राजनीति को प्रभावित करती है और काफी हद तक इसे शेप भी देती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो हम आगे भी ऐसी कहानियां, ऐसे रोचक प्रसंग आपके लिए लेकर जरूर हाजिर होते रहेंगे। हमारी कोशिश है कि हम सिर्फ वर्तमान की
राजनीति पर ही बात ना करें, बल्कि अतीत के झरोखों से भी आपको रूबरू कराएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, अंत तक बने रहने के लिए आप तमाम सुधी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। साथ में मेरे प्रिय सुधी दर्शक, आप ये भी बताएं कि बिहार में जो फिलहाल राजनीतिक डेवलपमेंट्स, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, इसके इतर 1990 के बाद के बिहार, यानी कि लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल के बिहार के तमाम किस्से, तमाम कहानियां क्या वाकई आप सुनना चाहते हैं? अगर आपका रिस्पॉन्स सकारात्मक रहा, पॉजिटिव रहा, तो हम उस दौरान की तमाम कहानियां भी आपके समक्ष लेकर आएंगे और हाजिर होंगे जल्द ही कुछ नए बिल्कुल दिलचस्प एपिसोड के साथ। बाकी आप देख रहे थे फूड प्लेट बिहार। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे है नीरज। और जाने से पहले एक निवेदन कि आप हमारे YouTube चैनल को, फूड प्लेट बिहार को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फेसबुक पर अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे पन्ने को फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप इंस्टाग्राम पर हमें देख रहे हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।